सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रंच विद कॉमर्स। और पहले ही आपको पता होगा कि इस पे हम कौन सी वीडियोस बनाते हैं, राइट। सो ये बेसिकली उनके लिए है जो क्लास 12th में जिनका अभी हुआ है एडमिशन या जो भी आए हैं 11th में, और उनके लिए भी है जिनको दोबारा रिपीट करना है या जो भी उनके लिए बेसिक क्लियर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये अकाउंट्स का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है। हमारे पास 3 बुक हैं, उन 3 बुक में से पहली बुक है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, पार्टनरशिप, राइट। पार्टनरशिप में हमें ये समझना है कि होता क्या है। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ थोड़ा हम बेसिक क्लियर करना शुरू करेंगे ताकि बेसिक से क्लियर रहे, ठीक है। जंप मत करना वीडियो को, ये नहीं है कि जल्दी देख लिया। अभी आपके पास इनफ ऑफ टाइम है, आप कंसेप्ट क्लियर करो। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपको अच्छा लगेगा देखना, आपके एग्जाम में आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा, राइट। आपके टेस्ट हो चुके हैं बहुत स्कूल्स में, आपको पता लग गया होगा आपका कितना स्कोर रहा है। तो अगर अभी भी ठीक नहीं रहा है तो अभी भी समय है, इस चीज़ को देखो, आराम से पढ़ो, क्योंकि हम आपके साथ हैं, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पार्टनरशिप से मतलब क्या है, राइट। अगर मैं पार्टनरशिप की बात कर रही हूँ तो मेरा पार्टनरशिप पहले बेसिकली हमारा एक सेक्शन है, एक पार्टनरशिप एक्ट है, ठीक है। उसमें बताया गया कि पार्टनरशिप किस चीज़ को माना गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4, राइट। कौन से एक्ट का, ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बताया गया है कि हमारी पार्टनरशिप क्या होती है, ठीक है। वो होती है जब एक रिलेशन होता है। रिलेशन किस में, किसी 2 या 2 से ज़्यादा बंदों में, 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है। जब 2 या 2 बंदों से ज़्यादा होता है, क्या रिलेशन बनता है उनमें कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है पर्सनली हो, उनका होना चाहिए हु हैव एग्रीड, जो एक दूसरे को मान गए हैं कि अगर हमें कुछ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो हम शेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स किसका, ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस, ऑफ लीगल बिजनेस। किसकी बात कर रहे हैं हम, लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं। और उसको चलाएगा कौन, कैरीड ऑन बाय ऑल। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो मेरे पे बिजनेस का आइडिया था, मेरे को उस बिज़नेस की पूरी नॉलेज है, मेरे को जूतों की कंपनी शुरू करनी थी, मैंने कर दी। लेकिन आप मेरे फ्रेंड हो या जो भी हो, मैंने आपको पार्टनरशिप में लाया और उसके बाद मैंने कहा कि आप पार्टनरशिप मानना चाहते हो, आपके पास बहुत पैसा है, आपने कहा हाँ है बट मुझे नॉलेज नहीं है। तो क्या होगा, हमने डिसाइड किया कि मेरे को पैसों की नीड थी कि ठीक है आप एक काम करो, आप साइलेंटली काम करो, मैं एक्टिवली काम करूँगी, आप पैसा लगाओ, आपको उस चीज़ का शेयर दिया जाएगा, राइट। लेकिन सारा काम कौन करेगा, मैं करूँगी। तो उसका मतलब होता है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक बंदा और सबके बिहाफ पर जब काम करता है उसे हम बोलते हैं एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हो सकता है सारे ही एक्टिव हों, ठीक है। कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। पार्टनर कितने होने चाहिए, 2 और मोर पर्सन्स। कौन से सेक्शन में लिखा गया है, ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, ठीक है। अब आता है हमारे पास थ्योरी का एक और क्वेश्चन जिसमें हम बोलते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है। अगर आपको याद हो तो हमारे 11th में क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल था, राइट, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग चीज़ें हैं। तो पार्टनरशिप कैसा है, क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है। तो अगर मैं बोलूँगी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोलूँगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्यों है, क्योंकि अगर मेरा कोई घर में खर्चा होगा तो मैं उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करूँगी, मेरे पर्सनल खर्चे मेरे बिजनेस के खर्चे से अलग है। लेकिन लीगल में मैं सेपरेट नहीं हूँ, मतलब मेरे ओनर और बिजनेस दोनों अलग नहीं हैं। क्यों नहीं है, अगर मैंने किसी बाहर वाले का पैसा मारा तो भले ही मुझे अपने घर की गाड़ी बंगला ये बेच के पैसा देना पड़े, मुझे देना पड़ेगा। मीन्स आई एम अनलिमिटेडली लायबल। जब मैं पार्टनरशिप में आती हूँ तो मैं क्या हूँ, अनलिमिटेडली लायबल हूँ कि अगर बाहर वाला बंदा मेरे को स्यू कर रहा है तो वो मेरे से पूरा पैसा, चाहे मुझे घर की चीज़ बेच के देना पड़े, देना पड़ेगा, ठीक है।
अब हमें एक चीज़ क्लियर करनी है कि हमारी पार्टनरशिप तो बन गई, हमने बोला 2 या 2 से ज़्यादा बंदे, लेकिन अब पार्टनरशिप और कंपनी में अंतर क्या है कि हम मैक्सिमम कितने मेंबर्स ले सकते हैं पार्टनरशिप में। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स विच वी कैन टेक इज़ 50। और ये 50 की जो लिमिट है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं बताई गई है, ये हमें एक्चुअली में जो बताई गई है वो बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। ठीक है, कौन से रूल में? रूल 10 में। तो ये रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में मुझे बताया गया कि हम मैक्सिमम अगर मेंबर 50 लेंगे तो वो पार्टनरशिप में आएगा, और 50 के ऊपर आते ही किस में आ जाएगा? ये कंपनीज में। ठीक है, तीसरी चीज़ जो हमें समझनी है, एक होती है पार्टनरशिप डीड, कि जब हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हम हर चीज़ को मेंशन करें कि तेरा प्रॉफिट इतना होगा, मेरा प्रॉफिट इतना होगा, इतना मैं इंटरेस्ट लूँगी कैपिटल पे, इतना मैं अगर कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालूंगी तो इतना इंटरेस्ट दूंगी, अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी तो सैलरी लूँगी, वो सब चीज़ें हम एक जगह पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड होना या ना होना कंपलसरी है? ये एक्चुअली में कंपलसरी नहीं है। देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन कि हमको पार्टनरशिप डीड बनाना ही बनाना है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हो तो आपको रिटर्न में हर चीज़ लिखनी पड़ेगी या ओरली भी बनानी पड़ेगी। मान लो आप भाई भाई हो, पार्टनरशिप करना चाह रहे हो, आप बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन, ठीक है, 69 में। ये बताया गया है हमें सेक्शन 69 में कि पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। हम बनाएं या ना बनाएं हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ना किसी एक्ट में इसका कोई फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आप नहीं बनाते हैं, अब देखो होता है भाई 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 में भी लड़ाई हो जाती है, पैसा तो ऐसी चीज़ है सबको लड़वाई करा देता है ना। तो क्या होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो अगर मान लो हम कोर्ट में गए, किसी के भाई के ऊपर केस करना है, तो अब वहाँ पे कोर्ट कैसे डील करेगा? तो जब पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट तो उस टाइम पे एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ही प्रोविज़न बनाया गया। ठीक है, क्या प्रोविज़न बनाया गया कि मान लो अगर आप दोनों के बीच में मतभेद हो गए और अगर आप बोल रहे हो कि अब हमें प्रॉफिट्स और लॉसेस चाहिए, तो आपको कोर्ट मना कर देगी कि प्रॉफिट लॉस आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने डिसाइड ही नहीं करा आप इतना प्रॉफिट कमाओगे, है ना, आपकी कोई रेशो थी नहीं। अगर एक पार्टनर बोलता है कि मैंने जितना कैपिटल लगाया है उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक्ड है, तो अब वहाँ पे क्या करेंगे? वो कह देंगे टाटा बाय बाय। जब आपने पहले नहीं बनाया, इतना ट्रस्ट था तो आप ट्रस्ट बना कर रखो, है ना। जब आपने पहले नहीं बनाया ट्रस्ट बना कर रखो, छोड़ो हम नहीं दे रहे। फिर मान लो एक पार्टनर है वो थोड़ा थोड़ा ड्राइंग करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो दूसरा पार्टनर उस पर फ़ायदा लेना चाह रहा है। वो क्या कहता है कि भाई तू ड्राइंग का इंटरेस्ट दे, लेकिन जब पहले डिसाइड ही नहीं हुआ तो वो अब क्यों देगा? अगर उसे तुम पहले बताते तो वो इतनी ड्राइंग नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो कोर्ट है वो मना कर देगा कि आप ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। फिर है लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो फर्म मतलब जो पार्टनरशिप में आप आते हो तो उसे फर्म बन जाती है। ठीक है, तो अगर किसी एक होता है बाहर से लोन लेना, एक होता है पार्टनर से लोन लेना। ठीक है, कि मैं बाहर वाले से मान लो इंटरेस्ट पे ले रही हूँ, वो 10% दे रहा है, बैंक 10% पे इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, लेकिन अगर इसी जगह मैं पार्टनर पे लूँगी वो मुझे 2-3% पे दे देगा क्योंकि वो मेरा जान पहचान का है, मेरा पार्टनर है, वो मुझे मान जाएगा। लेकिन क्योंकि वो अभी लोन दे रहा है तो अब वो 2 तरीके से ट्रीट होगा, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। तो बाहर वाले के जो उसका पैसा है वो मैं अब उसको नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मान लो एक पार्टनर जिसने लोन दिया वो लालची हो गया, उसने कहा भाई मुझे 10% का इंटरेस्ट दे, लेकिन जब पहले मेंशन ही नहीं किया तूने तो मैं क्यों दूँ? तो क्या होगा, जब हम कोर्ट के पास जाएंगे और मान लो वो मेरे पे केस भी करना चाह रहा है तो कोर्ट उसको क्या कहेगा, आप 6% पर एनम मैक्सिमम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर पार्टनरशिप डीड इज़ एब्सेंट तो क्या होगा कि लोन बाय अ पार्टनर से 6% ही दिया जाएगा, उस पर इंटरेस्ट इतना ही दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमने पढ़ा था कि भाई आप काम नहीं कर रहे, मैं सारा काम कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं ही क्यों करूँ, मुझे कुछ सैलरी दो। लेकिन ये चीज़ पहले डिसाइड हुई थी, अगर हुई होती तो वो भी कुछ काम करता, तो यहाँ पे सैलरी भी नहीं दी जाएगी। और अगर किसी नए पार्टनर को लाना है तो तभी लाया जा सकता है जब सारे पार्टनर की कंसर्न हो, अदरवाइज नहीं।
ठीक है, तो ये जो चीज़ें थी थोड़ी बेसिक थी, हमने इसको थ्योरी में कवर कर लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट थ्योरी की से हटके प्रैक्टिकल की तरफ, कि अब हमें कुछ टर्म समझने हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी बेसिकली। अगर वो टर्म क्लियर नहीं होंगे ना तो आपको पूरे साल दिक्कत रहेगी। तो पहले उस चीज़ को समझो, उनकी एंट्रीज को समझो, फिर उनकी पोस्टिंग सीखना और उनको चाहे फिर याद कर लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो लेट्स गो थ्रू इट। अब हमारे पास दो टर्म आएंगे, एक आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक, एक आएगा मेरे पास चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। ठीक, इसका बेसिकली फुल डिफरेंशिएशन हम थ्योरी पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकल पोर्शन चल रहा है थोड़ा ज़्यादा सा, तो उस चीज़ पे हम मेन फोकस समझते हैं कि इसका है क्या। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का सीधे सवाल जो मतलब है वो ये है कि अगर मुझे प्रॉफिट हो या मुझे लॉस हो, मुझे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी एक ऐसा खर्चा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मुझे वो देना ही देना है, मैं उसको मना नहीं कर सकती। अगर मैं इसका एग्जाम्पल सोचूं तो कौन सा हो सकता है, रेंट। एंड जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, इसका मतलब क्या है, रेंट टू अ पार्टनर, कि एक पार्टनर था, उसका कोई कमरा पड़ा हुआ था, उसको पता है खाली पड़ा है, उसने कहा ठीक है तुम रेंट पे ले लो, तो वो उस चीज़ का रेंट लेगा। तो अगर मैं बोलूँ भाई तू तो पार्टनर है, छोड़ लॉस हो गया, रेंट नहीं दूंगी। आप खुद सोचो ना, आप किसी के घर में रह रहे हो, उसकी चीज़ को यूज़ कर रहे हो और आप उसे बोल रहे हो हमें तो आज सैलरी नहीं मिली तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे, वो हमें धक्के मार के बाहर निकाल देगा, है ना। तो सेम चीज़ इज विद द पार्टनर, क्योंकि अभी इस टाइम पे वो क्या है, बाहर वाला, उसने हमें एक चीज़ रेंट पे दी हुई है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई पैसे दे वरना छोड़ दे, मैं जगह नहीं दे रहा। तो ये ऐसा खर्चा है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे देना ही देना है। एक होता है, अगर अभी मैंने बताया पार्टनर ने लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना ही करना है। अगर परसेंटेज डिसाइडेड है तो ठीक है, वरना 6% पर एनम हम देंगे ही देंगे, मतलब 6% हमेशा दिया ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है तब भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ऐसा खर्चा जो मुझे देना ही देना है। फिर आता है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि जब हमने सारे बाहर के खर्चे हटा दिए, बाहर के खर्चे इन द सेंस कि कोई ऐसा खर्चा जो पार्टनर का भी माना जा रहा है कि बाहर का खर्चा है, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉफिट बचता है तो वो पार्टनर में जब बटेगा उसको हम बांटेंगे, क्योंकि लॉस होगा तो वो तो फिर बटेगा ही नहीं। अगर लॉस हुआ तो मैं ये बोलूँगी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही हूँ, आपने जो कैपिटल में पैसे लगाया वो दे रही हूँ, आपको प्रॉफिट दे रही हूँ, नहीं, लॉस पे कुछ दिया ही नहीं जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। तो कोई भी एक ऐसा खर्चा जो सिर्फ जब दिया जाएगा जब प्रॉफिट हो, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन। इज दैट क्लियर। इसमें हमारे पास आएंगे जैसे सैलरी टू अ पार्टनर, अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, हमें पता है हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो भी मान जाएगा भाई ठीक है मत दे सैलरी। ठीक है, कमीशन टू अ पार्टनर, अगर हमें कमीशन देना है, इज दैट क्लियर। अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है तो हम डिनाई कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कि भाई नहीं दे रहे हैं हम अभी। ठीक है, फिर हमारे पास और क्या आएगा, इसमें और कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो हम चार्ज करेंगे चलेंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं ये हमारे किस में आते हैं, आएंगे, एक चीज़ ध्यान रखना, ये आएंगे मतलब चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन के जितने भी खर्चे होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो आप 11 तक करते आ रहे थे, P&L अकाउंट ट्रेडिंग के बाद। लेकिन चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होता है, ये हमेशा होगा शो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपको पूरे चैप्टर में बेसिकली एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, ये अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, इस अकाउंट को ही बनाना है। तो समझो कि कौन से खर्चे आएंगे, जो सारा नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, सारा नेट प्रॉफिट निकालने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, डिविजिबल क्या है कि अब वो सिर्फ पार्टनर्स में बटने के लिए बचा हुआ है, उसका और कोई बाहर का खर्चा नहीं है, उसको जो हम बांटेंगे पार्टनर्स में वो बांटेंगे P&L एप्रोप्रिएशन से।
ठीक है, तो क्लियर हुई ये वाली चीज़। अब आपको क्या करना है कि ये जो चीज़ें हमने इतनी सारी लिखी है ना, इन सबको इंडिविजुअली पढ़ना है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि इंडिविजुअली पढ़ो, बट आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पकड़ अच्छी करनी है ना तो आपको करना पड़ेगा। देखो शॉर्टकट हम भी बता सकते हैं, मैं पूरा अच्छे से बता सकती हूँ कि आप ये ट्रांसफ़र करो, यहाँ ट्रांसफ़र करो, बात ख़त्म। बट मेरा मोटिव ये है कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं उस पर अगर पार्ट्स बना रही हूँ, तो आपको वो चीज़ डीप में क्लियर हो, ताकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो कि आप यही सोचते रहो कि टर्म आया क्यों यहाँ पे, है ना। तो उस चीज़ को क्लियर करते चलना, और यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहला पोर्शन, रेंट टू अ पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर हमारा कैसे कैसे होता है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो, रेंट टू अ पार्टनर, मैंने बताया कि मेरा एक पार्टनर था, उसके पास जगह खाली पड़ी थी, उसने उधारी पे बिजनेस पे दे दिया कि भाई तो इसको वेयर हाउस बना ले, इसमें सामान रख ले, ठीक है। सामान रख ले मतलब वो एक बंदा नहीं, वो सारे पार्टनर्स, वो फर्म, ठीक है। तो अब हमें जो एंट्री करनी है वो फर्म के व्यू से करनी है कि मैं एक बिजनेस हूँ और मुझे पैसे देने हैं, या क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो केस बनते हैं, राइट। पहला केस बनता है रेंट ड्यू एंड पेड, एक बनता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ठीक। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है। नॉट पेड या येट टू बी पेड दोनों चीज़ें आ सकती है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फिर भी, येट टू बी पेड। जिन लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी है ये, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रीडिंग हमें समझ में नहीं आती, ठीक। तो रेंट ड्यू एंड पेड, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, इसका मतलब क्या है कि मेरे रेंट की तारीख आई और मैंने उसी दिन पे कर दिया। जैसे मैं महीने की 10 तारीख पे रेंट पे करती हूँ और मैंने उसी दिन पे कर दिया, ठीक है। तो उस दिन क्या एंट्री होगी, और अगर उसी दिन मेरी ड्यू हो गई और मैंने उस वक्त तुरंत नहीं पे किया, मैं बाद में पे कर दूंगी, ठीक है, चाहे वो अगले दिन ही क्यों ना हो, तो उस दिन पे उसको कैसे रिकॉर्ड करा जाएगा, क्योंकि हमारी जर्नल एंट्री में क्या पढ़ा है कि इट इज़ अ ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, वो उसी दिन रिकॉर्ड करती है। तो फिर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलो करते हैं। रेंट की तारीख थी 10, मैंने 10 को ही पे कर दिया, ठीक। तो जब मैंने पे किया तो मेरी तरफ से पैसा जाएगा या आएगा, ये बताओ, जाएगा। तो जब पैसा जाता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रेंट मेरा खर्चा है, तो मैं क्या लिखूंगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा गया, राइट, कुछ भी अमाउंट आएगा। फिर मैंने क्या था, रेंट कैसा खर्चा था मेरा, किस नेचर का, ये था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे ये खर्चा देना ही देना है। और जब भी ऐसा केस होता है तो हम क्या करते हैं, वीडियो रिवाइंड करके देखो, हमेशा P&L में डालते हैं उसे। तो इसको अगर मुझे राइट ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगी, P&L अकाउंट डेबिट, आप पूरा लिखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इज दैट क्लियर, ये वाली चीज़ क्लियर हुई। तो ये हमारी होती है ओपनिंग एंट्री, ये होती है क्लोजिंग एंट्री, या हम बोलते हैं राइट ऑफ एंट्री, कि हम खर्चे को ख़त्म कर रहे हैं इसी साल में, ठीक है। खर्चा इसी साल मीट करना होता है, मैचिंग प्रिंसिपल, ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, इस साल के खर्चे को इसी साल के रेवेन्यू में करना होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर मैं बोलूँ रेंट की तारीख आ गई और रेंट को मैंने पे नहीं किया, रेंट की तारीख आ गई और मैंने रेंट को पे नहीं किया, तो चलो रेंट तो खर्चा है, वो तो डेबिट ही होगा, मान लेते हैं। तो पर मैं यहाँ क्या लिखूंगी, अब पैसा तो गया नहीं ना बैंक से, तो जब गया नहीं तो हम एक चीज़ पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग बोल देते हैं। तो क्या हो गया, रेंट पेबल अकाउंट। पेबल का मतलब है अभी पे करना है, करा नहीं है, ठीक है। तो बस इस एंट्री की जगह पर क्या एंट्री आ गई, रेंट पेबल अकाउंट। बाकी राइट ऑफ तो सेम होगा क्योंकि रेंट को ही ख़त्म करना है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, ये वाली चीज़ ठीक है। अब देखो, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आएगा P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, तो मैं नीचे लिख दे, ये एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री आपके 2 से 3 नंबर की आती है, सीधा सीधा पूछी जाती है, ठीक है। पर इसको P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ डालेंगे, तो ध्यान रखना P&L एप्रोप्रिएशन में ये P&L में से डिडक्ट हो जाएगा, बस
ठीक है। तो जहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे हम पीएनएल लिखेंगे ना, वहाँ में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो ये शो नहीं होता। कहाँ पे होता है? पीएनएल में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम बैलेंस उठा के लाते हैं पीएनएल अकाउंट का। मैंने बोला था ना, पहले नेट प्रॉफिट निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को उठा के लाते हैं यहाँ पर, उसको फिर बांटते हैं हम, है ना। तो वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जहाँ पे भी पीएनएल लिखेंगे उसमें से रेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम जब समझेंगे, जब हम उस पूरे अकाउंट को बनाएंगे। अभी सिर्फ आप एंट्री को गो थ्रू करो, आप समझो कि क्या हुआ। रेंट खर्चा था, बैंक अकाउंट, हमारा पैसा गया। राइट ऑफ करना है किससे करा? पीएनएल से। वाई? बिकॉज हमारा ये खर्चा ऐसा है कि प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें देना है, ठीक है। और अगर हम पे नहीं कर पाते हैं तो हम रेंट पेबल में डाल देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर। तो अब हमारा दूसरा है, हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पहले रेंट पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म। देखो, इंटरेस्ट ऑन छोड़ दो, यहाँ से पढ़ो पार्टनर्स लोन टू फर्म। किसने लोन दिया है? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, पार्टनर्स लोन टू फर्म। तो जब इसने इसको लोन दिया है तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? फर्म। इसका मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, मतलब हम फर्म की बात कर रहे हैं। अब जब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है, तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट भी है तो लोन पे हमें कितना % देना ही होता है? 6% पर एनम देना ही देना होता है। दिस पर एनम इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, साल भर का है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप पर एनम नहीं लिखते तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें भी दो ही केस हैं कि इंटरेस्ट की तारीख आ गई और मैंने पे कर दिया, इंटरेस्ट की तारीख आ गई और मैंने पे नहीं किया, राइट। तो इंटरेस्ट ड्यू एंड पेड, जब भी किसी पार्टनर का हमें इंटरेस्ट पे करना है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसी इंसान का इंटरेस्ट लिखेंगे। अब पार्टनर्स मैंने जब लिखा, फॉर एग्जांपल अगर 2 पार्टनर्स ने लोन दिया है तो हम उनका एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे, ठीक है। अगर एक इंसान ने दिया है तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख दें, जैसे इंटरेस्ट ऑन अमित्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन जो भी है वो लिख दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसने मुझे 1 लाख रुपए की उधारी दी और एक बंदा है जिसने मुझे 2 लाख रुपए की उधारी दी। दोनों ने इसने मुझे 1 अप्रैल को दी और इसने मुझे 1 अक्टूबर को दी। इज़ दैट क्लियर? अब मुझे इसको इंटरेस्ट देना है, तो ये ए है, ये बी है, तो इस पे 6% लगाऊंगी पूरे साल का, तो ये आ गया 6,000 रुपये। और इस पे लगाऊंगी 6% पर आधे साल का, क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर को है, तो 6/12, तो इसका हो गया 6 12 इसका, फिर 6,000, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसका 6 देना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट 12,000, आप पूरा लिखना 12,000 टू, क्योंकि मैंने पे कर दिया ना, तो टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपये। फिर लिखूंगी पीएनएल अकाउंट डेबिट 12,000 और फिर इसको राइट ऑफ। मैंने पीएनएल से क्यों किया? क्योंकि एक ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो मुझे देना ही देना है। लेकिन अगर एक ऐसा केस आता है कि मैंने इंटरेस्ट की तारीख आ गई बट मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो मैं क्या करूँगी? चलो यहाँ तो 12 ही आएगा। ये टाइम फैक्टर समझ में आया? क्योंकि अक्टूबर से हुआ है तो अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 6 महीने हो गए, ठीक है। तो वो 6 महीने जो मैं लगाऊंगी 6/12। यहाँ मैंने 6/12 नहीं किया, यहाँ पे इंटरेस्ट भी करा और टाइम फैक्टर भी लगाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, तो महीने आगे गिन लेना। फिर है 2। अब यहाँ किस में डाला जाएगा? ये डाला जाएगा पार्टनर्स के लोन अकाउंट में, क्योंकि जब भी वो मुझे लोन देगा तो मैं उसका एक लोन अकाउंट बनाऊंगी। जैसे हम 11th में लेजर बनाते थे, तो उसके लोन अकाउंट में लिखूंगी उसकी इतनी उधारी चल रही है। अब जैसे मान लो आप मुझे उधार दो, तो अब मैंने आपका इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो मैं क्या लिखूंगी कि तुम्हारी उधारी में इंटरेस्ट को ऐड कर लूँगी और बोलूँगी कि हाँ ये आगे मुझे देना है ना। तो यही करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे 2 पार्टनर हैं तो 2A's लोन अकाउंट एंड 2B's लोन अकाउंट, दोनों के अलग अलग जल जाएंगे। इसके में भी 6,000 जाएंगे और इसके में भी 6,000 जाएंगे। क्लियर है? फिर इसको राइट ऑफ करेंगे 12 के 12 के, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हमारे पास सेपरेट लोन अकाउंट बनता है। क्यों? क्योंकि अब वो 2 तरीके से देखा जाएगा, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाला इसलिए क्योंकि अगर मान लो लॉस भी हुआ फर्म को, तो फर्म को उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, उसके लोन का पैसा देना पड़ेगा, भले ही आप उसका कैपिटल या प्रॉफिट वापस करो या ना करो, ठीक। लेकिन जब फर्म पार्टनर को उधारी देगा तो अलग से लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ठीक है। क्लियर है? सो
इट्स इनफ फॉर नाउ, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है, राइट। अब मैं इससे रिलेटेड आपके कुछ 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस वीडियो के एंड में डाल दे रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उनके आंसर्स भी अवेलेबल है, आप उस चीज़ को करो प्रैक्टिस। अगर आपको हेल्पफुल लगे ठीक है, डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना। हाँ, एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, ऑल्दो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, स्टिल ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इफ़ यू वांट प्रॉपर नोट्स तो मैं आपको इंस्टा का हैंडल दे दूँगी, दैट्स आवर ऑफिशियल पेज जो हमारी कोचिंग का है, या हम बोल सकते हैं जो हमारे ऑफिशियल पेज इसका है, ठीक है, चैनल का। तो आप इंस्टाग्राम पे वहाँ पे DM करना, बस फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट भेज देना कि हमने वो चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आई हैंड ओवर इट टू यू देयर देन एंड देयर, राइट। तो आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ पे एक बार फॉलो कर लेना, DM कर लेना, आपको वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्लियर है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहिए और अलग से नहीं चाहिए नोट्स, अगर आप साथ साथ सुन रहे हो तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि ये मत सोचना कि सिर्फ नोट्स ले लेंगे और हमें ये नहीं कर सुनना, क्योंकि नोट्स का काम क्या होता है कि नोट्स आपको कोई भी प्रोवाइड करा देगा, लिख के भी दे देंगे, सबके अपने अपने तरीके शॉर्टकट होंगे, लेकिन उसमें एक बंदे ने क्या लिखा है, आपको किस लॉजिक से समझाया जा रहा है, वो चीज़ आपको साथ साथ करनी है। तो वो नोट्स अपने साथ में रखना, उन्हें बनाना, और फिर जब इन वीडियोज़ को देखोगे तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हमने क्या पढ़ा, ठीक है। सो दैट्स फॉर रिवीजन, और यहाँ से आपको समझना है, राइट। स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट, ठीक है, यू कैन DM अस, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे को कंटिन्यू करने के लिए।